अगर मर चुका होता तो फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, शादी खराब चीज है। तो मैं अब तक जिंदा हूँ, बस ड्रम से दूर रहें और भ्रम से दूर रहें कि आप बहुत अच्छे हैं, वो जो घर में बैठी है वो बहुत अच्छी है, उनका सम्मान करो। ऑन स्टेज परफॉर्म करते हो तो वो आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं या वो फिक्शनल होता है? तुमने सालों इतने साल दहेज लिया है, अब वो एलिमनी ले रही है तो क्या गलत ले रही है? छोटा था, मेरे घर वाले मुझे पीटते थे, मैं सोचता था पीट लो जाली को जितना पीटना है। एक दोस्त ने कह दिया था, अपने मेरी जनरेशन का था, क्या यार पापा, उसके पापा ने उसके टांगों के बीच में लात मारी भाई। फिर वो पापा नहीं बन पाया। कई साल तक उसका इलाज कर रहा है वो। उस टाइम एंटरटेनमेंट था भाई, बच्चों को पीटना, उनको और कुछ नहीं। मम्मी की लड़ाई पापा से हुई तो बच्चे पिट रहे हैं, पापा की लड़ाई मम्मी से हुई तो बच्चे पिट रहे हैं, उन दोनों में आपस में बातचीत नहीं हो रही तो बच्चे पिट रहे हैं। उनका ये भी था ना कि बच्चे पालने सोर्स कम थे, जॉइंट फैमिली, फिर भी बेचारे इतने मेहनती थे, 3-3 4-4 बच्चे होते थे उनके। आजकल तो पता नहीं, शायद उन्होंने मुझे इसलिए पीटा हो क्योंकि वो नहीं जा पा रहे थे उस टॉयलेट में। कि मैं भी तो घर का मर्द हूं, जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इस साले छुटंकी ने कैसे कर लिया। तो उन्होंने पैर पकड़ के सड़क पे घसीटता हुआ लेके गए मुझे कि घर में भी वो बेदर्दी से पीट रहे हैं, उधर मास्टर पीट रहा है, हमारा तो कोई भी नहीं था। आजकल तो आप टीचरों की भी शिकायत कर सकते हो, माँ बाप की भी कर सकते हो कि अच्छी पेरेंटिंग नहीं। पेरेंटिंग नाम का शब्द ही नहीं था भाई वहाँ। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे बैठे हैं जिनका नाम विभोर चौधरी है। तो कैन वी ऑल प्लीज वेलकम मिस्टर विभोर चौधरी। नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। कैसे हैं भैया आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बस जुकाम हुआ है थोड़ा सा मुझे, मौसम चेंज हो रहा है ना। जी जी जी। तो भैया आप एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन अभी आज एक आर्टिस्ट हैं। आपका जो शुरुआत हुई थी कवि सम्मेलन से आपने शुरुआत करा था, तो आपने स्टैंड अप कॉमेडी ही को क्यों ही अपना कंटिन्यू रखा? नहीं, शुरुआत तो स्टैंड अप कॉमेडियन ही हुई थी एज ए, और करना भी वही था जी। लेकिन हुआ क्या कि आप वहां जाते हैं जहां लाइफ आपको ले जाती है जी। तो मैं 2000 ये समझिए 14 में लिखना शुरू करा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं कहीं स्टैंड अप करने गया तो मुझे उससे पहले ये भ्रम था मैं तो फोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, मैं तो फाड़ दूंगा भाई जब मुझे मौका मिला। हाँ। तो क्योंकि गांव में माहौल यही था कि मैं यारों दोस्तों को खूब हंसाता था, सब खुश रहते थे। तो जब 2005 में पहला लाफ्टर चैलेंज आया टीवी पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू ये कर। तो मतलब उस आर्ट फॉर्म का नाम पता चला इंडिया में कि स्टैंड अप कॉमेडी इंट्रोड्यूस हुई है उस प्रोग्राम के थ्रू। तो मुझे यही लग गया था ये करना है। तो 2005 से फिर भी मुझे 2014 लग गया जी। इतने साल लगे कि वहां तक पहुंचने में कैसे पहुंचा जाए, क्यों नहीं। क्योंकि उससे पहले ऐसा हो रहा था, मैं किसी के पास जा रहा था ना कि मान लिया कोई एंकर है, या मैंने प्रोफाइल पे पढ़ लिया फेसबुक पे कि स्टैंड अप कॉमेडियन, तो मैं फोन करके गया, सर आपसे मिलना है, ये वो आपसे सीखना है। तो अच्छा, तो एक सज्जन थे तो उन्होंने मुझे बड़ी खातिरदारी करी, छोले भटूरे खिलाए, चाय पिलाई मुझे। तो जब मैंने उनसे कहा ना सर मैं आपके साथ लाइव शो पे जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप स्टेज पे पहुंचते ही क्या पहली चीज क्या होती है, आपके एक्ट का मिड क्या है और एंड क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा, आओ बेटा बाहर लाए मुझे, 100 रुपए दे, कहते दोबारा बताना। तो मतलब जलील तो मैं बहुत हुआ, तो बहुत भगाया लोगों ने इधर उधर। खैर 2014 में कुछ अच्छे लोग मिले, तो जब उन्होंने मुझे कहा कि चलो सुनाओ आप क्या सुनाते हो, तो 5-7 लोग बैठे थे ऐसे ही। भाई साहब मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे लिटरली, मतलब जे आप देख रहे हो ना कांपता हो, ऐसे कांप रहा था। 2.5 मिनट माइक पढ़ के मैंने बोल दिया सॉरी मुझसे नहीं हो रहा। आपने माइक छोड़ दिया वहीं पे? माइक छोड़ दिया वहीं, तो क्योंकि सारे यार दोस्त थे, जानने वाले ही थे सारे। तो फिर भी सबने खूब तालियां बजाई, ये वो। मुझे पता तो था ही कि लंका तो लग चुकी है। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, और मटेरियल के लिए आपको लिखना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक अक्षर लिखना नहीं आता था, बस वो जो उससे पहले जोक थे ना कि बना ली बातें, क्योंकि यही था कि दोस्तों में कुछ किस्सा हुआ, उस किस्से को चटपटे बना के कैसे सुनाना। तब मैंने लिखना शुरू करा। फिर 2017 में फर्स्ट टाइम मुझे स्टैंड अप का चांस मिला। अरे वाह। दूरदर्शन का एक शो था हंसाने का मुखिया कौन, तो उसमें मैं था, मेरा रूम पार्टनर था। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने सबको ये बोल दिया कि मेरा रूम पार्टनर विनर बनेगा इस शो का। तो सबको लगा मजाक कर रहा है, खुद तो दूसरे एपिसोड में बाहर हो गया। मैं दूसरे एपिसोड में बाहर हो गया था। तो मैंने कहा अमोल सोनी विनर बनेगा, और अमोल सोनी विनर बना। अरे वाह। इवन मैंने ये तक भी कह दिया था कि सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। एक तो मुझे सपना आया था, और सबको ये था कि विभोर कुछ कर रहा है, इसके लिए लिख रहा है, कुछ कर रहा है। तो जो उस शो के जज थे उन्होंने मुझे बोल दिया, राजीव ठाकुर पाजी थे जो कपिल शर्मा शो में भी, प्रताप फौजदार जी थे,
तो उन्होंने मुझे बोल दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया, मतलब ये बात चल पड़ी कि विभोर राइटिंग अच्छी करता है, विभोर के थॉट अच्छे हैं। तो राइटर क्योंकि मैं अपने आप को आज भी राइटर कहते हुए मुझे थोड़ा सा ये लगता है, राइटर मतलब बहुत जिम्मेदारी की बात। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक तौर पे कि आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस समाज के, बहुत भारी शब्द है। पैशनेट तो है ये राइटर है भाई, और राइटरों की हालत कोई हिंदुस्तान में बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली भी सबसे कम क्रेडिट मिलता है। राइट। मतलब फिल्मों की बात कर लो चाहे किसी भी चीज की कर लो, तो मुझे ये था कि यार राइटर मत बोलिए आप मुझे, राइटर मतलब एक मुकम्मल आदमी, जैसे जावेद अख्तर साहब जी, वो कह सकते हैं खुद को राइटर। बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप शब्द होने चाहिए आपके पास। तो आप बात पूछ रहे थे कवि सम्मेलन वाली, तो होते होते फिर ये हुआ कि मुझे कुछ करने को नहीं था, तो एक कुंदन सर थे, तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं आपके लिए कुछ लिख लेता हूँ। तो मैं गया था, एक्चुअली बताऊं कि थोड़ा सा किस्सा? हाँ प्लीज प्लीज। तो कुंदन सर के साथ, कुंदन सर का मैंने एक देखा था कि कुंदन सर स्पूफ बहुत अच्छा बनाते थे। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, मेरे जो दोस्त थे सोमनाथ कर्माकर, जो जिनको मैं उस्ताद भी मानता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा यार वो नोएडा में शूट है, चलेगा क्या? ठीक है। तो मैंने पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं, मैंने कहा चलो यार मैं फ्री हूँ घर पे, चला गया मैं। वहां जाके पता चला कि जोली LLB 1 जो आई थी अक्षय कुमार वाली, नहीं सॉरी, हाँ अक्षय कुमार वाली 2 जी, तो उसका एक स्पूफ बना रहे हैं। अच्छा। और इनके स्पूफ मैंने देखे थे, मैंने कहा चलो अच्छी चीज है। तो उसमें अक्षय कुमार बना हुआ, एक सोमनाथ बने हुए थे, हाँ जी, एक अपना दोस्त अनु कपूर बना हुआ था। अच्छा। जो सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर था वो बंदा आया नहीं, और वो फोन भी नहीं उठा रहा। तो मुझे सोम भाई ने बोला धीरे से आके कुंदन सर से बात कर ले, तू ना बन जाएगा मतलब ये सौरभ शुक्ला कैरेक्टर। तो मैं गया, मैंने कहा सर मैं कर लूं क्या? उन्होंने कहा नहीं यार तेरी एज भी कम है, तेरे बाल भी बहुत हैं, और तू लगेगा भी नहीं, तो सॉरी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चुपचाप बाहर गया, बाहर एक नाई की दुकान थी, मैंने सौरभ शुक्ला का फोटो निकाला, मैंने कहा ऐसा कटिंग कर दे भाई। तो उसने देखा, मेरी तरफ देखा, कहता है ये चल रहा है क्या आजकल? मैंने कहा बहुत चल रहा है भाई। तो वो मतलब शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा कौन सा कटिंग है ये वाला जो मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे बीच से गंजा करा, और यहाँ वहां बाल छोड़ दिए। मैं गया चुपचाप मेकअप दादा के पास, तो उन्होंने मुझे बाल मेरे ब्राउन करके यहाँ से व्हाइट करके, मूंछ लगा के सौरभ शुक्ला बना के, कोट वोट पहना के बना दिया। तो मैं कुंदन सर के सामने जाके खड़ा हो गया। कुंदन सर ने मुझे देखा, वो शॉक भी और हंसे भी, कह रहे यार तूने यूट्यूब वीडियो के लिए कर लिया ये? अरे बाप रे। मैंने कहा हाँ सर कर तो लिया। कह रहे अब तू इस रोल में हक भी देगा ना, तो भी रोल तू यही करेगा। वो मैंने रोल करा, वो मेरी पहली एक्टिंग का या मेरी क्रिएटिविटी का पहला चेक था। उन्होंने मुझे 3000 रुपए का चेक दिया, उससे ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो वो स्पूफ फिर इतना वायरल हुआ कि अक्षय कुमार ने शेयर करा, हुमा कुरैशी ने करा, और जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष कपूर, उन्होंने कुंदन सर को बुलाया कि मैं इस फिल्म की स्क्रीनिंग करूंगा तो आप लोगों का आना। बाद में वो बन ही नहीं पाई बात। खैर कट्टू, फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार मैं एक्टिंग में कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने 2-3 पॉलिटिकल कैरेक्टर करे बाल मुंडा के। अच्छा। तो अब मैं कुंदन सर के साथ एसोसिएट हो चुका था, उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने हमने स्पूफ लिखा, मैंने ऑफिस का नायक फिल्म का सीन उठाया, वो जिसमें अनिल कपूर और अमरीश पुरी साहब बैठे हैं। हाँ जी। तो उसमें एक को HOD बना दिया अमरीश पुरी को, जो कि मैं बना था, सोम भाई बने थे अनिल कपूर। अरे वाह। उस वीडियो का प्रोडक्शन सिर्फ 250 रुपए में करा मैंने। 250 रुपए में किया? 250 रुपए में, मतलब कैमरा इन हाउस था, और 10 ऑडियंस थी उसमें। 10 ऑडियंस थी, मेकअप पूरा सामान, और 10 ऑडियंस, उनके लिए आई कार्ड बनवाए, और 20-20 रुपए की बिरयानी खिलाई उन्हें। तो कुंदन सर से सीखा मैंने कम पैसों में प्रोडक्शन करना। तो वहां से उसमें भी यही हुआ कि इतना बजट नहीं था अपने पास कि अमरीश पुरी के बाल हम व्हाइट करवा सके। अच्छा। तो मैंने क्या करा, मैं गंजा हो गया, और एक मार्केट में ना ऐसे लड़ी आती है व्हाइट बालों की, काले बालों की, तो मैंने वो सुलझाए और मैंने फेविकोल से चिपकाया वो, और वो ऐसे करा। तो कुंदन सर तो मेरे फैन हो गए थे, कह रहे अरे यार बोले तू क्या करता? मैंने कहा सर करना है। तो वहां मैंने एक कैरेक्टर करा था योगी जी का। अच्छा। तो योगी आदित्यनाथ जी का। तो वहां फिर मुझे कुमार विश्वास जी की टीम से फोन आया, प्रबुद्ध जी थे, उन्होंने कॉल करा कि एक शो बन रहा है आज तक पे जी, केवी सम्मेलन, आप आएंगे क्या? तो मैंने उसमें योगी का कैरेक्टर करा, मायावती, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो कि बहुत पसंद करेंगे। तो ये था। तो फिर वहां से ना मुझे कवि सम्मेलन, और हाँ सॉरी, मैं ये सब स्टैंड अप वगैरह करने से पहले ना मैं कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करा करता था। दैनिक जागरण के कवि सम्मेलन होते बिहार और झारखंड में। जी। तो मैं वहां उसकी टीम में था जो मैनेजमेंट करती थी पूरा। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन था पहला, वो कवियों से हुआ था। अच्छा। अगर इसका सही जवाब कहें तो मैंने वो दुनिया देखी यार, ये मतलब क्या भाषा है इन लोगों की, कितना अच्छा है सब कुछ। तो मैं डेली, मैंने पूरा बिहार, पूरी झारखंड
अलग अलग ऐसे शहरों में। तो कवि सम्मेलन ऐसे शुरू हुआ, वो दिमाग में बैठा था, तो मिक्स ही शुरुआत कहेंगे इसको। जवाब थोड़ा लंबा हो गया। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपने वो 250 रुपए के अंदर ही पूरा प्रोडक्शन किया, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कौन से सन की बात कर रहे हो आप? ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 2017 की। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने 250 रुपए के अंदर पूरा 250 रुपए में वीडियो बनाया। और उस वीडियो के लिए पता है किसका मैसेज आया था मुझे, जब मैंने डाला ना रिटन बाय मी जी, तो जोनी सर के भाई हैं जिमी मोजेस सर। हाँ जी, उनका मैसेज आया मुझे। तो कहते तूने लिखा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार उस्तादों का मैसेज आ गया, अब तो मतलब ठीक ठाक ही लिख दिया, ऊपर ही उड़ गए। बहुत बढ़िया। जैसे भी आपने कवि सम्मेलन का भी एक्सपीरियंस किया है और आप एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो, तो कवि सम्मेलन की जो एक दुनिया है, शायद मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, आप मेरे को शायद ठीक भी कर सकते हैं, वो बहुत ना पोएटिक दुनिया है, शेरो शायरी वाली दुनिया है। और जो स्टैंड अप कॉमेडी वाली दुनिया है वो मोर ऑफ अ जोक्स वाली दुनिया है। तो हम दोनों दुनिया को ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आपने दोनों दुनिया का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। दोनों दुनिया बहुत अलग है जी। सच कहूं तो मैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। और आपको एक और मैं बताऊं, रिसर्च वाली बात है अलग ही, सिनेमा को 100 साल हो चुके हैं और कवि सम्मेलन को भी 100 साल हो चुके हैं। वाओ, आप समझ रहे हो? 100 साल किसी भी एक संस्थान को हो चुके हैं। वहीं सिनेमा करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है और कवि सम्मेलन आज भी कहाँ है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाखों रुपए ले रहे हैं। लेकिन जो एक बेसिक चीज है कि अगर जैसे कोई फिल्म बन रही तो मिनिमम 10 करोड़ या 20 करोड़ में बनेगी। बिल्कुल, इससे कम में बन ही नहीं सकती। कोई कह रहा है तो बेवकूफ बना रहा है। लेकिन कवि सम्मेलन 1 लाख में भी हो रहे हैं। मैंने कहा 1 लाख रुपए में चलिए मैं आपकी टीम बना देता हूँ, 4 लोग ले आऊंगा, है ना। वहीं दूसरा कह देगा कि 50,000 रुपए में मैं कर दूंगा। कहाँ उसको 1 लाख रुपए दे रहे हो? तो कवियों में एक मतलब खराब आदत, बहुत अच्छी तो बहुत सारी है, एक खराब आदत यह है कि कवियों को ये भ्रम है कि हम महान हैं। कुछ कवियों को ये भ्रम है कि हम महान हैं। कवि क्या कर रहा है, 100 साल में उन्होंने कभी अपने संस्थान के बारे में नहीं सोचा कि इसको कैसे आगे लाया जाए। बॉलीवुड क्यों आगे है, क्यों करोड़ों अरबों रुपए का धंधा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है। क्यों 1000 करोड़ 500 करोड़ की बात होगी, तो उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लाए, वरुण धवन को लाए, वो है ना, रणवीर सिंह को लाए, रणवीर कपूर को लाए। उनको पता है ना कि भाई ऑडियंस को नया हीरो देना है। तो कवि सम्मेलन में उल्टा है। यहाँ कवि मरने से 2 दिन पहले भी यही सोच रहा है कि यार मैं एक आखिरी प्रोग्राम और कर लूं। मतलब नए लोगों के लिए मौका कम है, वो कटवाने वाली बात है कि नहीं इसको नहीं, ये बहुत चलता है। पॉलिटिक्स बॉलीवुड में भी होगी पर कवि सम्मेलन में थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात अगर करें, भाषा बहुत अच्छी है कवि सम्मेलन में जी। कुछ कवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं करी जो स्टैंड अप कॉमेडियन ने करी है, कि जैसे मान लिया, अब नाम तो किसी का क्या लें, बहुत से कवि ऐसे हैं जो 25-30 साल से मंच पे एक ही बात सुना रहे हैं, A to Z, और लोग सुन भी रहे हैं। क्योंकि कुछ को अंदाज पसंद है कि वो है कवि सम्मेलन में बहुत मतलब भाषा बहुत अच्छी है जी। और एज कवि भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और अच्छे बुरे तो हर जगह ही है। घूमना फिरना पसंद है भैया आपको? घूमना तो हाँ, मैं घुमक्कड़ी हूँ शुरू से ही। मैं 5th क्लास में था जब हिमाचल चला गया था। हाँ, पिक्चर देखने का शौक है भैया? हाँ, फिल्मी कीड़ा तो मैं शुरू से ही रहा हूँ क्योंकि आप कैरेक्टर्स भी निभाते हैं, रोल्स भी, जैसे भी आपने मेंशन किया था। हाल ही में कोई फिल्म देखी आपने रिसेंटली? मैंने रिसेंटली वही देखी जो आजकल चल रही है, कांतारा 1। अरे ऋषभ शेट्टी साहब, क्या बनाई है भाई। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ऑसम फिल्म है। बहुत भैया, मैं तो अभी थिएटर में 2 बार देखा और पहली वाली फिल्म मैंने 4 बार देखी थिएटर में। और वो ना एक ना ऑरा बन जाता है जब कांतारा हम देखते हैं, जब थिएटर में जाके देखते हैं, और वो ना वो ऑरा 10-15 दिन, महीने भर तक ना वही उनके गाने चलते रहते हैं, जो उसमें हो रहा है सिर्फ वही चलती हैं दिमाग में। कांतारा जितने भी मेरे दोस्तों ने देखी ना कांतारा 1, तो सबने ये कहा कि बड़ी स्पिरिचुअल फिल्म है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। और उस फिल्म का एक बहुत साफ मैसेज है जी, जो कि एक आदिवासी ये कह रहे हैं जो जंगलों में रहते हैं कि ये जंगल, जमीन, ये जल, ये पानी, ये हमारा है, और जो हमारा है उसे ना कोई राजा ले सकता, ना कोई सरकार ले सकता। बेसिकली लड़ाई वो है। देव तो सही है ना, स्पिरिचुअल सब जगह हर स्टेट में मान ही रहे ना। तो बेसिक जो कहानी है कांतारा की वो ये है कि जंगल हमारा है, तो यहाँ जो होने वाली चीजें हैं, यहाँ की लैंड हो, पानी हो, फल सब्जी हो, वो सब हमारा है, और वो हम नहीं देंगे किसी को। कहानी ये है।
और वो फाइट कर रहे हैं उस चीज के लिए फाइट करते हैं। और जो आप किसी चीज के लिए फाइट करते हैं, जिनको आप मानते हैं ईश्वर परमात्मा, वो आपका साथ देते हैं। फिर यही फिल्म का मैसेज है। क्या काम कराया ऋषभ शेट्टी ने, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। और ह्यूमर जो बीच बीच में है मतलब कमाल। कांतारा फर्स्ट वाला, वो इससे पहला पार्ट भी और ये वाला भी, मुझे तो बहुत कमाल फिल्म लगी है। तो कितने कम बजट में उन्होंने कितना सारी चीजें दिखा दी हैं। अरे भाई कितने कम बजट में, मुझे लगा मैंने कहीं पढ़ा है कि इन्होंने टेक्नीशियन बाहर से लाए हैं जी। अब बजट का तो नहीं मुझे पता, पर टेक्नीशियन बाहर से लाए। क्या फाइट सीन है जंगल में वो यार। और ऋषभ शेट्टी, और एक चीज और देखी मैंने बाद में, आप फिल्म खत्म होगी ना, उसमें आप देखना जब आता है ना क्रू का जो क्रेडिट देते हैं, हाँ जी, लंबी चौड़ी लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, बहुत कमाल की फिल्म। और हाँ एक चीज और बताऊंगा, साउथ मुझे क्यों पसंद आ रहा है। साउथ पसंद करने का रीजन ये भी है, बॉलीवुड फिल्म बना रहा है एनिमल जी। वो कह रहा है एनिमल, पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग नाराज होंगे, मुझे एनिमल बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मैंने फिल्म हॉल में देखी भी नहीं हूँ, मैंने देखी जाके नेटफ्लिक्स पे जब आई। मुझे एनिमल फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। बिना वजह का माचो मैन, इतना ये वो। यार हम इंडियन लोग हैं, आप भी, किसी का बाप, पहली बात तो किसी का बाप किसी को पसंद नहीं कर रहा, बेटा कभी ये इतनी कोशिश नहीं करता कि क्या नाम है, मेरा बाप मुझे पसंद नहीं कर रहा, उसका प्यार पाने के लिए वो ये सब कर रहा है, गोलियां चला रहा है, फिल्म में गोलियां चल रही, पुलिस कहाँ है किसी को नहीं पता। ठीक है, लड़की से कह रहा है वो जूते चाट लो। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया कि एक तरफ आप कांतारा देख रहे हो, एक तरफ ये देख रहे हो। साउथ इनसे इसीलिए आ गए, वो अपनी कहानी से जुड़ा हुआ। यार आप देखो ना, ऋषभ शेट्टी कितना स्टाइलिश लग सकता था पहली फिल्म में भी और इसमें भी। बिल्कुल लग सकता था ना। हाँ जी। वो क्या कर रहा है, भैंसा दौड़ कर रहा है पहली फिल्म में, है खेत में जा रहा है, मिट्टी में कूद रहा है। अगर यही फिल्म में कोई बॉलीवुड का हीरो काम करेगा ना, पहले तो कहेगा मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, बिल्कुल जंगल में नहीं रहूंगा, मुझे वैनिटी चाहिएगी। तो साउथ इसीलिए आगे है। अब इससे पहले वाले पार्ट में आप देखो, जो ऋषभ शेट्टी की हीरोइन थी, जो फॉरेस्ट में ऑफिसर बनती है वो लड़की, वो बहुत एवरेज लुक की थी, बहुत एवरेज। बॉलीवुड अगर यही कैरेक्टर किसी को लगाता, ग्लैमर चाहिए होता उनको, बिल्कुल। वो पैकेजेस बना रहे हैं अपना कि ये चाहिए, लेकिन यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ हीरो के साथ कि यार लोग थोड़े से और अच्छे दिखने चाहिए, इधर हीरो है तो वो कहाँ कैसे कैसे कैरेक्टर खड़े, कोई गंजा कोई मोटा, और सब मजा आ रहा है उन्हें देख के, जो नेचुरल काम कर रहे हैं वो। अभी भी जो इस वाली पार्ट 1 में हीरोइन है कितनी खूबसूरत है, सुंदर है। हाँ जी। एक भी जरा सा कहीं लगा नहीं कि जरूरत से ज्यादा कुछ एक्सपोज हो रहा, वो एक राजकुमारी सुंदर लग रही, बात खत्म। वो कहानी पे फोकस कर रहे हैं, और यहाँ कहानी छोड़ के सारी चीजों पे फोकस हो रहा है। ये फर्क है, बॉलीवुड में रूट से जुड़े रहते हैं, रूट से। और मतलब हीरो धोती पहन रहा है भाई, धोती पहन के मारेगा, वो चप्पल पहन रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फिल्म में, ऋषभ शेट्टी के आप बाद के इंटरव्यू देखो कहीं भी, बिल्कुल मैंने वो वही धोती वही चप्पल अपना पहन के जा रहे हैं। वो प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर पे। हम क्या, हम वेस्टर्न कैसे दिखें उस पे प्राउड फील करते हैं। आज का हीरो को दिखा दो, कोई गांव का भी होगा तो कहेगा नहीं जी जींस पहनेगा, ऐसा दिखा देंगे शहर पढ़ के आया है। तो नकली चीज दिखाओगे तो फिर नकली रिएक्शन आएंगे ना, दिखावा बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है। झूठ नहीं चलता लोगों को, बिल्कुल। इसीलिए फिल्में खराब बन रही हैं। कोई फिल्म याद भी नहीं है मुझे, मैं हिंदी फिल्म कब देखी कोई कि मुझे बड़ी याद हो। बॉलीवुड से भी ऐसा लगता है कि आर्ट धीरे धीरे अब जा रहा है, बॉलीवुड इज मोर ऑफ अ बिजनेस नाउ। देखो आर्ट के साथ बिजनेस कर दिया इन्होंने। चक्कर क्या है ना, जब आप सामाजिक सरोकार से कट जाएंगे अपने, तभी आपकी आर्ट या कोई भी जो भी आर्ट फॉर्म है वो थोड़ा सा हो जाएगा, मिस हो जाएगा। शुरू में क्या था, राज कपूर साहब क्या गाना बना रहे, मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी, है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, जीना इसी का नाम। फिलॉसफी है अपने आप। बिल्कुल। और पता पहले शायर या लिरिसिस्ट कहाँ ढूंढे जाते थे, मुशायरों में जाते थे। संतोष आनंद जिन्होंने लिखा जिंदगी की न टूटे लड़ी, है ना, हमारे नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी, शोखियों में भूला जाए, है ना, फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी शराब, कवि सम्मेलन मुशायरे से, राहत इंदौरी साहब, और तो और शैलेंद्र जी जिन्होंने राज कपूर के गाने लिखे। तो वहां से ढूंढ के लाए थे उनको कि आइए। और म्यूजिक की सेटिंग होती थी पहले, म्यूजिशियन बैठे हैं, डायरेक्टर मना कर रहा, मजा नहीं आया, म्यूजिशियन मना कर रहा, आपस में लड़ाई होती थी हेल्दी। आजकल तो गाना कुछ भी बना दिया, ये डाल दो एक आइटम नंबर, ये वो डाल दो, खत्म करो। प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे। 10 दिन फिल्म बना देंगे, चमक जाएगी। चक दे इंडिया फिल्म बनाई थी ना, बिल्कुल बनाई थी ना, बिल्कुल चली ना, बिल्कुल। गाने बहुत पसंद है मेरे को, गाने उस फिल्म के। आप वो फिल्म, 2 फिल्में ऐसी जो मुझे बहुत प्यारी है, एक चक दे इंडिया और एक है करीब करीब सिंगल, इरफान साहब की। बहुत प्यारी फिल्म है दोनों। कहीं से ही शुरू कर दो, कहीं खत्म कर दो, फिर देखना शुरू कर दो।
बहुत मजा आता है। और बाकी भी ऐसी कई कॉमेडी फिल्में हैं, सैंडविच है गोविंदा की, और चुप चुप के है शाहिद कपूर वाली, प्रियदर्शन साहब की, तो ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें बहुत मजा आता है। अभी अनीस बज्मी साहब की नो एंट्री वेलकम, बहुत मजेदार फिल्म है। ऑन स्टेज परफॉर्म करते हो तो वो आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं या फिर फिक्शनल होता है वो? रियल लाइफ के भी एक्सपीरियंस है और फिक्शनल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मुझे फिक्शनल जोक जो होते हैं ना कि आपने बना लिया, जो आपने काम करा नहीं, या तो ऑब्जर्वेशन हो कि यार बस में जब लोग सफर करते हैं तो कैसे करते हैं जी, या फिर मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, फिक्शन जोक में मैं फंस जाता हूँ क्योंकि जो चीज हुई नहीं वो लैंड होगी नहीं होगी। और मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है कि यार ओपन माइक में जाके जोक ट्राई कर लो, क्योंकि जिनके सामने मैं जोक ट्राई कर रहा हूँ ना अपना, वो ज्यादातर तो कॉमेडियन है, एक आध ऑडियंस होती है और वो पहले जज करता है ऐसे, तो वहां पता नहीं चलता असली जोक का, पता चलता है या तो लिखते टाइम पता चल जाएगा यार ये कुछ अच्छा लिखा गया। ऑलमोस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही है, और मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा हुआ कि मैंने आज लिखा और अगले दिन जाके रिकॉर्ड करवा लिया। अच्छा। लोग प्रैक्टिस करते हैं भाई 1-2 साल सेट निकालने से पहले, पर है तो सबके अपने तरीके हैं। ये है तो ऑब्जर्वेशनल ज्यादा है। दारू पीते हो आप? नहीं, मैं चाय पीता हूँ। दारू तो पीते हैं भाई, उसमें कौन सी बात है। कैसे, अकेला पीना पसंद करते हो दोस्तों के साथ? देखो दोस्तों के साथ पीऊं या अकेला पीऊं, पैसे तो मुझे ही देने हैं तो मैं फिर प्रेफर करता हूँ मैं अकेला ही पीऊं। और वो काम का मूड है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 5-7 दिन काम नहीं है, 10 दिन काम नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी में हो जाता है 4-5 दिन। कभी ऐसा है काम है तो नहीं चल रहा है, 1 महीना भी नहीं हो रहा। शो के बाद? लेकिन शो के बाद हाँ, शो से पहले कभी नहीं पी मैंने। कभी मैं स्टेज पे, मुझे कोई ये नहीं है कि मैं नशा करके चढ़ूं, चढ़ना भी नहीं चाहिए, मेरा मन ही नहीं हुआ आज तक। क्योंकि अगर बाई चांस मैं एक बियर पी के भी चढ़ गया, एक बियर में कुछ नहीं होता आदमी को, तो और अगर मेरा कोई जोक खराब हो गया, सेट खराब हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि नशे की वजह से हुआ या उसकी। मैं बहुत नर्वस रहता हूँ, सच बताऊं, स्टेज पे जाने से पहले बहुत ज्यादा भाई, भयंकर सब चीज है। एक डर ये होता है कि परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए। जिन्होंने मुझे बुलाया, मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें अच्छा परफॉर्म करूं, हंसाऊं, एंटरटेन करूं। तो वो डर ये रहता है कि कहीं यार मैं कुछ जोक भूल ना जाऊं, कोई बात भूल ना जाऊं। तो अक्सर मैं कभी कभी हाथ पे भी एक आध चीज लिख लेता हूं अपने। मैंने सबसे पूछा, बहुत लोगों से पूछा वो कि सर ये मेरा कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना डर तो आर्टिस्ट को होना चाहिए, इतना कॉन्शियस तो होना चाहिए कि थोड़ा डर रहे, अच्छा करने का प्रेशर रहे, बस यही, और कुछ नहीं। ये है कि मुझे खराब नहीं होना चाहिए। खराब जिस दिन कोई शो हो जाता है ना भाई, मुझे नींद नहीं आती पूरी रात। अच्छा, पूरी रात नींद नहीं आती। कैरेक्टर्स अभी भी करते हो आप? नहीं, अब नहीं कर रहा मैं कैरेक्टर। क्यों भैया? उसका रीजन है, एक तो कैरेक्टर करने का माहौल नहीं है। मान लिया मैंने एक कैरेक्टर कर दिया तो इधर वाले बुरा मान जाएंगे, दूसरा कर दिया उधर वाले मान जाएंगे। फिर कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है, अभी जैसा सुनील ग्रोवर जी कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो उस लेवल पे फेमस है कि वो कैरेक्टर करें, लोग उन्हें पहचान ले जी। तो मेरे साथ क्या हो गया था कि मैं स्टैंड अप भी कर रहा था पैरेलली, और मैं कैरेक्टर भी कर रहा था, तो फिर मेरा रियल फेस नहीं पता लोगों को, वो उस कैरेक्टर को देख रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग थे जो पहचान लेते थे। करेक्ट। तो मुझे कैरेक्टर इसलिए छोड़े मैंने कि कैरेक्टर बाद में करूंगा, मुझे एज ए स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करना, एज ए विभोर चौधरी मुझे लोगों को हंसाना। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर बंद कर दी। करूंगा अच्छा कैरेक्टर कोई मिलेगा तो। बीच में करा था मैंने एक बिल्लू सांडा वाला। अच्छा हाँ, वो वाला बहुत बढ़िया था। वो बड़ा चला था, वो बिहार में खूब चला वो। आपको भी आपका फर्स्ट ब्रेक कब मिला था एज अ राइटर? थोड़ा बहुत तो जानता हूँ मैं। तो मैं गया था मुंबई ऐसे ही मस्ती करने। तो मैं इत्तेफाक की बात बताता हूँ आपको, मैं एक टीवी शो में सिलेक्ट हुआ, और मतलब मुझे था कि यार मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मैं तो टीवी पे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, आना चाहता था। सामने 2 जज बैठे हैं, मुझे डायरेक्टर ने उतार दिया चलती स्टेज से उतार दिया। उसके बाद बहुत सारी बातें सुनाई उसने मुझे, जली कटी ये वो। मेरा दिल टूट गया बहुत ज्यादा भयंकर, और दिल टूट गया। उसके बाद मैं ग्रीन रूम में गया। मतलब सोचो आपका 17 साल का सपना पूरा होने जा रहा था, और 6 ही मिनट में आपने परफॉर्म करा, डायरेक्टर ने उतारा और आपको जली कटी सुनाई। आपका मूड क्या खराब होगा। मैं नौकरी छोड़ के गया था। पीछे ग्रीन रूम में गया, जाके मोबाइल ऑन करा, तो एक वो हनी ट्रैप नहीं होता जो वीडियो बन जाती है, उसके बाद मेरा वही बन गया उसके तुरंत बाद। अब मैं शो से बाहर हुआ, उसके बाद मेरा वो वीडियो बन गया, और सामने से एक आदमी मुझे फोन करके लगातार ब्लैकमेल कर रहा है कि 50,000 रुपए दे, नहीं तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। ट्रॉमा समझ सकते हो मेरा, कि मैं ड्रीम पूरा करने गया था अपना, और मेरे साथ ये सब हो गया। खैर इस पे मैं दर्शकों को बता दूं, मैंने पूरे इस किस्से पे
हनी ट्रैप हुआ, उन्होंने पैसे मांगे, क्या एक वीडियो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, यहाँ बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, वहां देख लेना। उसके बाद इत्तेफाक देखो किसे कहते हैं, या भगवान का, वो मुझे बाहर कर दिया, बाहर हो गया मैं एक एपिसोड से, कोई दिक्कत नहीं, मेरा दिल टूट चुका था, मैंने कहा मैं क्या करूं। जिस स्टूडियो से मुझे बाहर निकाला था, फिर जब मैंने कपिल शर्मा शो एज ए राइटर ज्वाइन करा, जब टीम में ज्वाइन करा जी, उसी स्टूडियो में था वो, ओ जहां से मुझे निकाला था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब ये देखता है ऊपर वाला। हाँ, परमात्मा का चमत्कार कह लो या क्या कह लो, तो वो जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाला था, वहीं फिर मुझे चांस मिला। हाँ, और मैंने काम कर रहा हूँ अभी 2.5 साल से वहां, तो बहुत मजा आता। तो भैया जैसे आपने कपिल शर्मा शो का नाम डाल ही दिया है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका कब से स्टार्ट हुआ, आपकी जर्नी वहां पे कैसी रही? जर्नी तो ऐसी रही दोस्त, हर आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत तुर्रम का आर्टिस्ट हूँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। तो मैं गया था वहां काम मांगने कि मुझे भी कोई कैरेक्टर दे दो, मैं भी करना चाहता हूँ। तो जो सर थे हमारे, जो डायरेक्टर है शो के, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या करते हो। मैंने कहा जी कैरेक्टर कर लेता हूँ, सटायर कर लेता हूँ। तो और क्या करते हो? मैंने कहा जी स्टैंड अप। तो उन्होंने कहा लिख के लाओ। तो मैंने कहा लिख के लाओ। तो मैंने कहा यार मैंने समझा नहीं क्या कह रहे हैं, लिख के लाओ। तो मैं लिख के ले गया फिर भी। तो मैंने यार अपने यारों दोस्तों से पूछा, यार मैं तो कैरेक्टर मांगने गया था, वो वहाँ कह रहे लिख के लाओ। बोले भाई अच्छा शो है, बड़ा शो है, तो आपको जैसे भी मौका मिल रहा है आप कर लो। मैंने कर लिया। तो मैंने उनको सर को सुनाया, उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा वेलकम टू द टीम। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कर लिया। मैंने बहुत सीखा वहां से, बहुत सीखा। मैं ये सोचता हूँ यार अगर मैं नहीं जाता वहां तो बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर थी वो शायद अंदर ही रह जाती। हाँ। कभी कुछ अनप्लान्ड मोमेंट्स होते हैं सेट पे? जैसे आपने सेट पे रहते हो, आप सेट पे भाई मैं ही कह रहा हूँ कि आप कपिल पाजी को बैठा दो, वो आदमी 1 घंटा बिना किसी अनप्लान बात कर लेंगे। अच्छा जी। हाँ, वो यार उन्होंने इतना टीवी करा है ना, इतना टीवी करा और इतना एक्सपीरियंस, इतनी बातें हैं उनके पास, इतने सारे जोक हैं। अनप्लान मूवमेंट तो बहुत है, बहुत सारी चीज है। बेसिकली स्ट्रक्चर एक है बस कि यहाँ ओपनिंग करेंगे हम, यहाँ से गेस्ट एंट्री बुला लेंगे, वो बनाना पड़ता है खाका। उसके बाद तो अनप्लान चीजें। वो कपिल भाई को देखो आप, बड़े नेचुरल हैं यार। वो नेचुरल तो है। वो कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं वो कि अरे यार, मतलब हम ऑडियंस में बैठे हम भी ताली बजा रहे हैं, अरे यार बड़े बहुत मजेदार। शूट तो बहुत मजेदार होता। तो भैया आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कॉमेडी करने से आती है या आपको राइटिंग से आती है? देखो यार सेटिस्फेक्शन तो स्टैंड अप लाइव शो करने से ज्यादा आता है। अच्छा। हाँ, राइटिंग करने से भी आता है। जब कोई जोक अच्छा लिखा जाता है, अरे यार ये तो कुछ ठीक लिखा गया, फिर जल्दी होती है उसको, यार इसको जल्दी से सुनाऊं, कहीं मैं किसी शो में सुनाऊं। तो वो बड़ा रहता है कि इसको मैं ट्राई करूंगा। मैं नहीं डरता। पता नहीं लोग, मैंने बहुत सारे देखे कि नहीं नया मटेरियल ट्राई नहीं करेंगे। मैंने मेरे बहुत सारे शो में आज लिखा कल जाके ट्राई कर दिया, सुना ही दिया पूरा। अच्छा। मैं रिकॉर्डिंग करवा लेता हूँ भाई। मुझसे वो बहुत ज्यादा मैं पकाऊंगा ना उसे, वो मैं खुद बोर हो जाऊंगा उससे। मुझे ये है कि ये नई चीज आई है, इसका वीडियो निकाल दो या क्या, जैसा भी मौका मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको यार पूरा, अभी जैसा मैंने एक कंटेंट लिखा है तो वो उसने मुझे इमोशनल कर दिया लिखते लिखते। अच्छा। ह्यूमर है और नीचे जाके उसमें कुछ इमोशनल बातें। मैंने वो जानबूझ के नहीं करा। वो रात को मैं सोया हुआ था, अचानक से कुछ थॉट आया, लिखा। लिखते लिखते मैंने देखा आंख में आंसू है। तो मैंने कहा यार ये, जब मेरी आंख में आंसू आ गए तो मैंने कहा यार ये है कुछ, मतलब थोड़ा सा ठीक लिखा गया है। अभी मैं वही कह रहा हूँ, राइटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और ये कहना कि राइटर है बहुत जिम्मेदारी का काम है। ज्यादा टफ क्या होता है भैया, लोगों को लाइव शोज में हंसाना है या टीवी पे? लाइव में भाई। लाइव में लाइव में। टीवी तो फिक्स है ना। हाँ। आप खड़े हो, माइक खड़ा, दो जो सामने बैठे ऑडियंस बैठे हैं, उनको बोला गया आपको हंसना है और वो हंसने के लिए आए। हाँ। उनकी गलती नहीं है। टीवी का फॉर्मेट अलग है, वो पैकेजिंग कर रहे हैं ना पूरी। लाइव शो में ये है, जोक अच्छा है तो लोग हंस रहे हैं, जोक अच्छा नहीं है तो नहीं हंस रहे भाई। कभी ऐसा लगता है कि भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं? जैसे आप कभी स्टेज पे शो कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि भाई मैंने ये चुटकुला मारा, ये चुटकुला मारा, आपने 10 चुटकुले फेंके जा रहे हो, अब सामने से ऑडियंस का रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, तो क्या उस टाइम डिमोटिवेशन फील होता है कि यार क्या ऐसा वैसे बहुत कम होता है। क्योंकि जैसा मान लिया अभी मैं दिवाली का शो करके आया कॉर्पोरेट का गुड़गांव, तो उन्होंने मुझे बुलाया है ना, बुलाया इट मींस वो मुझे सुनेंगे, वो मुझे ये तो पता है मुझे। फिर आपकी भी तो कुछ टैलेंट है ना, आपका भी तो कुछ वो है ना, कि आप जब गए हैं, लोग सुनने के लिए तैयार है, तो आप उनको कुछ ऐसा सुनाएं कि आप उनको थोड़ा सा ग्रिप में लें, उनसे अटैच हो जाएं, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो ये लाइव शो बहुत टफ है भाई। टफ होता है। हाँ, पिछले कुछ सालों में आपको ऐसा लगता है कि कॉमेडी का लैंडस्केप थोड़ा सा चेंज हो गया है? थोड़ा सा नहीं, पूरा हो गया भाई, पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज हो गया।
जो लोग आज से पहले जैसा बस्सी के साथ मैंने करे हैं ओपन माइक अच्छा वाह दिल्ली में, और ओपन माइक का मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, क्योंकि हम टीवी देख के बड़े हुए, हमने देखा राजू श्रीवास्तव को, हमने देखा कपिल शर्मा को, है ना, हमने इन लोगों को देखा। तो ये था कि यार कॉमेडी ऐसी होती है कि एक कैरेक्टर बनाते हैं, उसको आइटम बोल देते हैं, एक कैरेक्टर बनाते हैं और उस कैरेक्टर की बातें अपने साथ कर रहे हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। ये जो चेंज आया ना एकदम से स्टोरी टेलिंग वाला, ओपन माइक वाला, बस्सी ने मेरा वीडियो देखा था एक जाट वाला, तो मैं हिमाचल में था, बस्सी का फोन आया रात को 1:30 बजे मेरे पास। अच्छा। कह रहा भाई क्या हाल है, मैंने कहा बढ़िया है, पहली बार बात हो रही है। कहता भाई मैंने तेरा वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ओपन माइक में क्यों नहीं आता? मैंने कहा ओपन माइक क्या है यार? मैंने कहा यार मैं एक आध बार गया हूँ ओपन माइक, मैंने कहा वो मुझे 4 मिनट का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता। यहाँ तो ऐसा है ना, जो उस टाइम की कॉमेडी टीवी की 4 मिनट तो आपको गर्म होने के लिए चाहिए, ऐसा वैसा, लेकिन इन्होंने जो पिक्चर चेंज करी ना कि 4 मिनट में आपको हंसाना है, तो 4 मिनट वो इतना टाइट लेके जाते हैं ना अपना, इतना टाइट कि 4 मिनट में या तो हिट होंगे या फ्लॉप होंगे, फ्लॉप होंगे तो वो कंटेंट हटा देंगे। तो बस्सी ने मुझे कहा, तो मैं कैनवस लाफ क्लब में नोएडा गया 1-2 बार, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बोला नहीं नहीं करो, रेगुलर करो। तो फिर ये भी था कि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि यार यूट्यूब तो क्या ही है, सोशल मीडिया, ये 4 मिनट क्या है, असली आर्टिस्ट वो है या असली कॉमेडी वो है कि टीवी पे आए आप, टीवी पे आपने 2-4 एपिसोड करे, वहां से आपका नाम होगा, लोगों ने आपको बुलाना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में वही बात थी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वो हुई थी। जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पहुंचा तब तक गेम चेंज हो गया, तब तक यूट्यूब इतना ग्रो कर चुका था। बस्सी मेरे बाद आया खुद, और बस्सी भाई स्टार है, बस्सी खुद बोलता था, मुझे एक दिन बीच में कॉल आया, अब तो खैर बिजी आदमी, उनको कुछ लिखवाना था पॉलिटिकल, कह रहे भाई मैं तो बिजी हूँ यार, मुझे पता है तुम अच्छा लिखोगे, लिखो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो नहीं लिखा, फिर वो किसी वजह से पैसे की बात नहीं बन पाई। तो ये चीज है। तो बस्सी ने मुझे कहा था उस टाइम पे, तो मैं सोचता हूँ फिर ये है कि सबकी अपनी जर्नी, जी जी बिल्कुल, इससे कुछ नहीं है कि यार फला मेरे बाद आया। तो एक उनका शेर याद आ रहा है मुझे विशाल बाग का, कि मेरे आने में देरी का कारण ये भी है, मेरे आने में देरी का कारण ये भी है कि मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया। वाह क्या बात है। तो ये है कि मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, मैंने कभी फेमिनिस्ट वाला जो है ना कि लड़कियों को नीचा दिखा के या रोस्ट करके या गाली दे के, मैंने वो नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाली देना अच्छा है या बुरा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने एक्ट में गाली देते हैं, लेकिन वो एक्ट में गाली इस तरीके से दे रहे हैं कि वो गाली ना लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गालियां बक रहे हैं, उनको ये है कि गाली बक के स्टार बन जाएंगे। अभी एक मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखा, बड़ा वायरल हुआ, उस पर कई सारे लोग भी बोल रहे हैं उसको कि वो एक लड़की के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, बहुत गंदी, पोएट है वो, लंदन यूके टूर करते हैं साहब। ओहो हाँ, और मतलब इस देश का दुर्भाग्य देखो कि वो एक लड़की पे उसने बहुत भद्दी टिप्पणी करी, और वो सिर्फ एक पे नहीं करी, वो उन सब पे करी जो वहां बैठी हैं, टिकट लेके आई हैं लड़कियां। ये वैसे फेमिनिस्ट बनती हैं, इंटरनेट पे बनती हैं या बनते भी हैं जो भी लोग, और वहां तालियां बजा रहे हो ये वो, और भाई का ऊपर कैप्शन आ रहा लंदन यूके यूरोप टूर, है ना। मैं अभी उसके हफ्ते 10 दिन बाद ये कांड हुआ, लोगों ने उसे बहुत कहा कि जब तक तू शेर चुरा के सुना रहा था तब तक ठीक था, अपना असली सुनाया तो गंदा ही सुनाया तूने। बहुत भद्दी टिप्पणी थी। मिंत्रा ने उसको शो दे दिया। ओ, अब वो मिंत्रा के साथ शो कर रहा है, लाइव शोज कुछ बना के ऐसे कर रहा है। क्या करोगे आप? तो इससे बात ये नहीं कि उसने सही करा या गलत करा, या मैं सही हूं या वो गलत है। इससे ये है कि जो आने वाले आर्टिस्ट है ना, वो पोएट है या स्टैंड अप है, उनको लगेगा यार गाली बक के तो इजीली काम मिल जाता है। उसके 2 मिलियन फॉलोवर है, मेरे 40,000 नहीं हो पा रहे इंस्टा पे। समझ रहे हो आप बात? तो आप बहुत मुश्किल है भाई, आप फैमिली कंटेंट के कॉमेडी करके वो करना। एक आदमी कह रहा है दारू नहीं पीनी चाहिए, बहुत गलत बात है। दूसरा आदमी इंटरनेट पे कह रहा है कि कल ही देखा मैंने वीडियो कि नहीं दारू मत छोड़ना आप, अगर रेगुलर दारू पी रहे हो। अगर आप 5-6 साल से दारू पी रहे हो तो आपके लीवर को आदत हो चुकी है उस दारू की। अच्छा, अब अगर आप एकदम से छोड़ देंगे तो लीवर की समझ में नहीं आएगा। लिटरली। तो और कह रहा है, तो मैंने कहा अब इसका सोल्यूशन क्या देगा? कह रहा है आप दारू पियो धीरे धीरे, दारू छोड़ो मत। और मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, आप उसको कर करके धीरे धीरे 6 महीने में छोड़ना, एकदम से मत छोड़ना। आपका लीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार रोज तो दारू मिल रही थी, आज कहाँ गई दारू, आज नहीं आया दारू का पैक। अच्छा होना और फेमस होना दोनों में फर्क है।
फेमस तो आप नाच कूद के गंदा बोल के भी हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छा कैसे हो पाएंगे? और लोग इनको, मैं बताऊं आपको, क्रिंज कंटेंट की बात चली है तो रुड़की के 2-3 क्रिएटर थे लड़के, वो कुछ भी बना रहे, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत गंदा कंटेंट बनाते थे। एक तो है कि स्टैंड अप में आप एक एक्ट कर रहे हैं, उसमें एक छोटी सी गाली आ गई, है ना, और आप एक मिनट की रील में आप 10 गालियां 20 गालियां दे रहे हो, गंदी गालियां, और एक लड़के को महिला बना के उसके साथ वो जो गंदी बातें कर रहे हो वो। मुझे दिक्कत इनसे नहीं, इन क्रिएटर से दिक्कत इनसे है, उनको एक बड़े फंक्शन में बुला के स्टेज पे सम्मानित करा गया। बाप रे बाप, समझ रहे हो आप? तो आप किसको आप अपना हीरो बना रहे हैं, किनको वो बना रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं? क्या तुम्हें कोई सभ्य आदमी नहीं मिला था? और मतलब गाली, बात सिर्फ गाली की नहीं, एक होता है ना गंद मचाना। बिल्कुल, एक औरत के प्रोस्पेक्टिव से भी आप औरत को कैसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं उसमें। तो मेरी दिक्कत उससे है कि उसको बुला के फिर किसी ने FIR करी उनके खिलाफ, तो रुड़की पुलिस ने उनको पकड़ा। तो पकड़ने के बाद वो क्या कहता है, ऐसे मतलब रॉक स्टार की तरह, जैसे पुलिस ने पकड़ा, अच्छा जी, हम नहीं सुधरेंगे, और अगर आप फिल्मों में और OTT पे गाली दे रहे हैं तो वो सही है, तुम्हारी गाली गाली, हमारी गाली ये, मतलब एटीट्यूड। पुलिस ने पकड़ा हुआ, पूरी बेशर्मी में उतर गया। पूरी बेशर्मी। क्या कह सकते हो आप, जब लोग बुला के सम्मानित कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बुलाए जा रहे हैं, जिसको शिक्षा का मंदिर कहा गया, वहां बुलाए जा रहे हैं। अब लोग यहाँ भी कमेंट करेंगे, इसको कोई नहीं बुला रहा तो ये ऐसे बोल रहा है। भाई नहीं जाना ऐसी जगह, नहीं जाना। मुझे जो बुला रहे हैं ठीक है, मैं उनके लिए ठीक हूँ, वो मेरे लिए ठीक है, 4 पैसे मिल रहे हैं ठीक है। नहीं, सही बात है। पहला शो आपने कभी कब किया था, कहाँ पे आप जब आउट ऑफ कंट्री गए थे? आउट ऑफ कंट्री? हाँ जी, आउट ऑफ कंट्री का तो मेरा पहला शो बैंकॉक का था। अरे क्या बात करो, बैंकॉक ही पहला मिल गया। मुझे तब पता चला कि बैंकॉक में शो भी होते हैं। मैंने कहा भाई सच में शो है या कुछ और है? तो बोले नहीं, कैलाश खेर का शो है और उनकी एंट्री से पहले आपको शो ओपन करना है, आधा पौना घंटा। मैंने कहा ठीक है। वो हमारे एक मित्र हैं प्रबुद्ध सौरभ जी, वो लेके गए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लगवाया उन्होंने। हाँ, बाकी हमने और काम भी करे शो के बाद, मतलब और काम कुछ नहीं, और काम मतलब शॉपिंग करी, घूमे, और बहुत मजा करा वहाँ। बॉम्बे जैसे आप रहते हो, मुंबई बोलते हैं, चलो मुंबई आप रहते हो, तो मुंबई और दिल्ली के लाइफस्टाइल में कितना चेंज है? मुंबई दिल्ली में बहुत सारे फर्क है दोस्त। जैसे कि एक पहला फर्क तो है ट्रैफिक का जी। मुंबई में बहुत ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारे पास सड़कें हैं तो हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। मुंबई वाले बेचारे फंसे रह जाते हैं वहां। और वहां के स्लोगन भी अलग है ना। मुंबई के स्लोगन बड़े सॉफ्ट है ना, जैसे कि आई तुझा आशीर्वाद, श्री साई समर्थ। आप दिल्ली NCR के स्लोगन पढ़ लो, गाड़ी में जाट बैठा है ना, कर पे उचित दूरी पर रहे। एक मैंने इससे भी आगे का पढ़ा, गाड़ी में लट और जट दोनों है तो अपने रिस्क पे आ गया है। दूसरा क्या, मुंबई के लोग क्या है, गाड़ी टच हो जाए तो लड़ते नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं, इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है, वो आपस में एक दूसरे को 1-1 2-2 गाली देते हैं, पीछे ट्रैफिक वाले इनको 1000 गालियां दे देते हैं तो ये निकल जाते हैं। हमारे दिल्ली वाले क्या करते हैं, किसी से गाड़ी टच होगी सबसे पहले तो साइड रोकते हैं, क्योंकि घर पे भी फ्री ही बैठे थे, इनके पास बहुत टाइम है, इसीलिए तो बाहर निकले, चलो कहीं आरामखोरी करके आते हैं। और गाड़ी टच होते ही ना साइड में रोकते हैं और एक दूसरे के साथ केबीसी खेलते हैं। तो जानता है मेरा बाप कौन है। फिर केबीसी तब तक खेलते हैं जब तक दोनों रिश्तेदार ना निकल जाए। फिर उनमें से एक बोलता है आज दारू तेरा भाई पिलाएगा। लेकिन मुंबई की एक चीज में मैं तारीफ करूंगा, मुंबई में लड़कियां बहुत सेफ है दिल्ली NCR के अकॉर्डिंग, क्योंकि नोएडा में तो लौंडे भी सेफ फील नहीं करते। 8 बजे के बाद मैं खुद ऐसे दुपट्टा डाल के जाता हूँ घर पे। मैंने कहा भाई ये फर्क है, मुंबई में लड़कियां बहुत मुंबई सेफ है। हाँ, यहाँ तो लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है भाई। यहाँ तो मेरे को ऑटो वाले तो एकदम पागल ही बनाते हैं हर जगह। ऑटो का सिस्टम यार मुंबई में बहुत अच्छा है। पहले तो मुंबई में ऐसा है कि अगर वो रुक जाए तो फिर वो लेके जाएगा, अदरवाइज वो रुकते नहीं, वो थोड़ा सा धीरे करते निकल जाते हैं। लड़कियों के लिए रोक लेते हैं वो। और ये बात मुझे एक ऑटो वाले ने कंफर्म करी कि हाँ साहब हम तो लड़कियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। खुद बोला उसने? हाँ खुद बोला वो। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कहीं तो महिलाएं आगे जा रही है, इनको प्रेफरेंस मिल रहा है, अच्छी बात है। मुझे लगा शुरू में मुंबई में ना रुकते नहीं, ऑटो वाले भागे जा रहे हैं। एक तो मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको, एक तो ना इंसान को आदत होती है, जब हम 14-15 साल के होते हैं ना, हम छोटे भाई बहनों के दोस्तों को बेटा कहने की आदत है, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। अच्छा जब हम
30-35 के करीब आता है ना, कोई हमें अंकल कह दे, अचानक हमें ऐसे हो जाता अंकल, है ना। वो शौक चला जाता बेटा कहने का। एक दिन तो एक ऑटो वाला, मैं साकेत से उतरा और मैं ऑटो ले रहा था, तो ऑटो वाले ने मुझे कहा, अरे अरे अंकल जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई मेरा तो खून फूक गया, मेरी उम्र होगी उस टाइम 25-27 साल। ठीक है। कहता आइए आइए अंकल जी आइए। तो मैं जैसे बैठा, मैंने कहा अरे छोटे बेटे तू यहाँ ऑटो चला रहा है, मैं तो तुझे गाँव में ढूंढ रहा हूँ। कह रहा जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा जब तू मुझे अंकल कहेगा तो मैं तो बेटा ही कहूंगा ना तुझे, और मेरे से भी उम्र में 10 साल बड़ा होगा वो। अच्छा जी। हाँ, तो ये आदत है लोगों को अंकल कहने की। ब्रेकअप हुआ भैया कभी? हाँ यार, मैं इंसान हूं तो हुआ जरूर हुआ है, कभी नहीं कई बार हुआ है। कहीं बाहर हुआ है? हाँ, कहीं बाहर मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो हाँ मुझे ही हुई थी, शायद उनको नहीं हुई होगी, तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। हाँ भाई, इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो ये तो शुक्र है भला हो फेसबुक का कि हमें नोटिफिकेशन आ जाता है आज उसका बर्थडे है, तो हमारी जान बच जाती है। लड़की होती है किसी रिलेशनशिप की चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारी चीज याद रखती है, पहली कॉफी कब पी, पहली फिल्म कौन सी देखी, पहला किस कब हुआ था। हाँ करेक्ट। लड़का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कहता है डार्लिंग पिछला कब हुआ भूल जाओ, अगला कब और कहाँ है वो बताओ। उसको कोई मतलब नहीं, जो पिछला हो चुका बीत गया, अब आगे बढ़ो। लेकिन प्यार में जैसे ब्रेकअप होता है ना, लड़का हो जाता है वो वाली कार जिसके सिर्फ बैक गियर लगता है, वो याद दिलाता है डार्लिंग सुन तो लो हम वहां मिले थे। और लड़की हो जाती है वो वाली जो मोबाइल जो फॉर्मेट हो चुका उसका सारा डेटा डिलीट। इसीलिए लड़के वहीं फंसे रह जाते है ना। वो एक पता नहीं कि मेरे एक दोस्त है, उसकी एक लाइन है कि लड़कियों को ना प्रेम से प्रेम होता है और लड़कों को आदत से प्रेम होता है। तो हमें उनकी आदत पड़ जाती है, इसलिए भूल नहीं पाते हम। कहते हैं ना कभी बदला ले पाते, सोचते हैं इसको तो मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा, नहीं देख लेना, नहीं हो पाता। सिवाय राजकुमार राव के आज तक कौन बदला लेके आ पाया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी। हम सोचते जरूर है इसको तो इसकी औकात दिखा के रहूंगा, तभी कहानी में ट्विस्ट वो ऐसी बात बोल देती है साला, हम सोचते हैं अरे यार ये तो अच्छी है, हम ही कमीने हैं। ये बात है। अच्छा भैया, शादी के मामले में आपको क्या राय है? जैसे मतलब आपकी तो शादी हो रखी है, मैं ये नहीं बोल रहा। नहीं, ये बताना नहीं चाहिए था आपको। जब आपने बता ही दिया तो शादी के बारे में, जिस तरह समाज में घटनाएं चल रही है मार्केट की, तो मैं अब तक जिंदा हूं तो यही कहूंगा कि शादी बहुत अच्छी चीज है। अगर मर चुका होता तो फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं थी शादी खराब चीज है। तो मैं अब तक जिंदा हूं, बस ड्रम से दूर रहें और भ्रम से दूर रहें कि आप बहुत अच्छे हैं, वो जो घर में बैठी है वो बहुत अच्छी है, उनका सम्मान करो। एक्चुअली वाइफ के साथ दोस्ती रखो। और ये ऐसा लगता है कि रिश्ते को ना आप किसी को भी, दो सगे भाई नहीं परमानेंट साथ रह सकते, तो दूसरे की बेटी है तो वो कैसे साथ रह लेगी। लोग कहते हैं कि क्या नाम है आजकल मार रही है, वो मार रही है, ड्रम में मार रही है, एलिमनी ले रही है ना, एलिमनी ले रही है, लालची हो गए लड़के। तुमने सालों इतने साल दहेज लिया है, अब वो एलिमनी ले रही है तो क्या गलत ले रही है। खैर मैं इसको भी ये नहीं कहता कि ये होना ही चाहिए, नहीं। मैंने फेसबुक पे लिखा जब ये घटनाएं बड़ी चल रही थी, पत्नी पतियों को मार रही थी, कि यार बराबरी करनी थी आपने, तो क्या लिखा था मैंने बराबरी से, कुछ शब्द लिखा था यार, मैंने याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने ये लिखा फेसबुक पे कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करनी थी, बर्बरता नहीं। तो उसमें आके लोग मुझे कह रहे साले जो तुम 5000 साल से औरतों पे अत्याचार कर रहे हो उसका कुछ नहीं। मैंने कहा भाई मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं 5000 साल से औरतों पे अत्याचार कर रहा था। और अगर आप अत्याचार का जवाब अत्याचार से दोगे क्या, और तू भी तो पुरुष है, अगर तू मुझे दोष दे रहा है तू भी उतना ही जिम्मेदार है। और भाई मैं तो जिंदा हूँ और मेरे घर वाली खुश है, तो इसका मतलब मैंने तो अत्याचार किसी पे नहीं करा। हाँ बस यही है। तो शादी करिए, मजेदार चीज है। डाइवोर्स भी तो बहुत हो रहे हैं आजकल। डाइवोर्स देखो यार, इसका क्या ही कह दूं मैं, अगर मुझे एलिमनी मिलती तो शायद मैं भी ले लेता तक। अगर मुझे मेरी वाइफ कहे एलिमनी दे दूंगी तो शायद मैं भी ले लूं डाइवोर्स हंसते हंसते, या मैं उसको बोलूं शायद वो भी हंसते हंसते ले ले। पर हमारे दोनों के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में साथ रह रहे हैं। तो और फिर इसलिए भी नहीं ले सकते, फिर मान लिया बच्चे उसके पास रहे हैं मेरे पास, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं हमें तुम्हें दोनों के साथ ही नहीं रहना।
तो इसलिए भी हम फंसे हुए हैं बच्चों की वजह से। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से बच्चे ये कह रहे हैं हमें दोनों के साथ नहीं रहना। तो बेचारे बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, बच्चे तो फंस क्या जाते हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत आगे हो रहे हैं भाई। मैं तो जब छोटा था मेरे घर वाले मुझे पीटते थे, मैं सोचता था पीट लो जालिमो, जितना पीटना है मैं अपने बच्चों को पीट के हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन जमाना अचानक से चेंज हो गया। पहले हम माँ बाप से डरते थे, आजकल औलाद से डर रहे हैं। हाँ, एक तो यार पापा का कल्चर आ गया ना, यार पापा यार मम्मी। मैं बोल देता हूँ मुझे गाली दे देना, यार मत कह देना। मुझे नहीं समझ में आता यार पापा। एक दिन मेरे एक दोस्त ने कह दिया था, अपने मेरी जनरेशन का था, क्या यार पापा। उसके पापा ने उसके टांगों के बीच में लात मारी भाई। फिर वो पापा नहीं बन पाया। कई साल तक उसका इलाज करवाया वो। तो यार पापा ठीक है, अच्छी बात है होना कि वो माँ बाप में और बच्चों में एक बॉन्ड होना बहुत अच्छा जरूरी, पर यार माँ तो माँ है, बाप तो बाप है। और वो जो एक शर्म की, हमारे टाइम पे तो ऐसा था, ऐसा नहीं कि हमारा ही टाइम बढ़िया था, आजकल का टाइम भी बढ़िया है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एडवांस हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी यही कहता ना हमारा जमाना तो नहीं, ऐसा नहीं, अब भी बहुत अच्छा ही है। क्योंकि जितनी मैं ये सुपरस्टार बन जा रहे सोशल मीडिया पे, इनको पता चल जा रहा 5वीं क्लास में या 10 साल के बच्चे को पता है। हमें अकल नहीं थी उस टाइम पे। हमें तो बस 2 ही अकल थी, एक नौकरी करनी, एक ब्याह करना। और कोई तीसरा वो नहीं था। नौकरी भी क्या करनी वो नहीं पता। तो इन लोगों को ज्यादा, थोड़ी सी हमसे ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं। तो जेनजी को गलत कहना भी गलत ही है। हर जनरेशन कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है साथ में। और एक मेरे दोस्त है नीलोत्पल मरनाल, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है ना, हमने जाती हुई तहजीब देखी, आती हुई बदतमीजियां देख रहे हैं हम। तो ये चीज है, बच्चों को नहीं कह सकते आजकल आप कुछ भी भाई। मेरे तो मैं सच्चा किस्सा बताऊं एक दिन आपसे। एक दिन मैं स्कूल से आया तो मेरे पापा ने कभी नहीं पीटा मुझे, मम्मी ने ही तोड़ा है। मतलब बहुत भयंकर गरम चिमटा तक लगाया मेरे। आज के बच्चों, भगवान की कसम, एक बार मम्मी रोटी बना रही थी तो मैं मेरी गलती थी, मुझे पता था नहीं था कि दुश्मन के कितनी हद में जाना चाहिए, कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। मैं दुश्मन के खेमे में पहुंच गया, वही चूल्हे पे रोटी बना रही थी। अब बड़ी दोपहर में एक औरत 26 आदमियों का खाना बना रही, भली सगी औलाद आके बदतमीजी करेगी वहां, तो गरम चिमटा तो लगाएगी ना वो। तो माँ की गलती नहीं थी इसमें, मैं गलत खेमे में चला गया था, गलत जगह। हाँ यार, वो 26 आदमी की रोटी बना रही मेरी माँ बड़ी दोपहरी में, और गैस का चूल्हा भी नहीं, वो ऐसे कर रही, कभी ऐसे पसीना पहुंच गई। तो गलती में माँ की नहीं मानता, मेरी ही हरकतें पिटने वाली थी। तो एक दिन पापा अपने घर गया, तो स्कूल से कपड़े वपड़े बदले, कोई कुछ नहीं। एक दिन तो पापा जी ने एक डंडी उठाई और मुझे पीटना चालू कर दिया। और भाई मारते जा रहे। तो मैं रो रहा, और मैंने रो के पापा से की बात की, पापा जी मारा क्यों? मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी। कह रहे दरअसल तेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा तो तुम अपनी ईगो में बच्चे पीटोगे यार? कहते नहीं, दरअसल वो ऐसा था, वो मुझे ताना मार रही थी। मैंने कहा क्या कह रही थी? कह रही थी बच्चा भी मैं ही पैदा करूं, 9 महीने पेट में मैं ही रखूं, दूध भी मैं ही पिलाऊं, खाना मैं ही खिलाऊं, नहलाऊं भी मैं ही, स्कूल भी मैं ही भेजूं और पीटू भी मैं ही। तो बोला मैं बाकी तो सब कर नहीं सकता, ये कर सकता था मैं, तो मैंने ये चुन लिया। तो उन्होंने पीट दिया मुझे, खामा जबरदस्ती पिटाई हो गई, जबरदस्त खामा खा। और उस टाइम एंटरटेनमेंट था भाई, बच्चों को पीटना, उनको और कुछ नहीं। मम्मी की लड़ाई पापा से हुई तो बच्चे पिट रहे हैं, पापा की लड़ाई मम्मी से हुई तो बच्चे पिट रहे हैं, उन दोनों में आपस में बातचीत नहीं हो रही तो बच्चे पिट रहे हैं। मतलब यही था उस टाइम, दूरदर्शन था और बच्चे पीटना, जो 2 मेन चीज थे वहां। चित्रहार हफ्ते में 2 बार आता था, बुधवार और रविवार। बाकी के दिन ये बच्चे पीट के काम चला रहे थे। और मैं तो कहता भी हूँ कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर छोटे शहर में और बड़े शहर दिल्ली जैसे फर्क, शहर में यही फर्क है कि हमारे यहाँ दिल्ली जैसे शहर में होता है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहाँ होता है घरेलू दंगा। घरेलू दंगा वो है, गलती एक बच्चा करे पूरा परिवार पिटता है। एक दिन पापा छोटे भाई को पीट रहे थे, पीछे से मैं झांक पड़ा, कहते ओए इधर आ, तू भी पिटेगा। मैंने कहा पापा मैंने तो कोई गलती नहीं करी। कह रहे अब तेरी गलती का इंतजार करूं मैं? आज से 1.5 महीना पहले तूने गलती करी थी, इसलिए पिटेगा। तो मैंने कहा पिताजी ये तो गलती आपकी, आपने उस वक्त नहीं पिटा। तो मेरे बाप ने क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया, और ये जवाब हिंदुस्तान का बाप ही दे सकता है। मैंने कहा पापा जी गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा कर रहा, आप पूरा परिवार पीट रहे हो। कहते बेटे फसल के किसी कोने पे कीड़े लग जाते हैं ना, दवाई के छिड़काव पूरी फसल पे करते हैं। मैंने कहा वाह क्या फिलॉसफी दी, वैसे ही 10वीं फेल आदमी। और डायलॉग देखो क्या दिया है। तो ये है हमारे माँ बाप पर, उन्होंने मेहनत बहुत करी, उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत था। आजकल तो उनका ये भी था ना कि बच्चे पालने सोर्स कम थे, जॉइंट फैमिली, फिर भी बेचारे इतने मेहनती थे, 3-3 4-4 बच्चे होते थे उनके। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है ना, एक बच्चा भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है।
उसको पाल भी नहीं पाते। फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 पॉकेट फैमिली में पलते हैं ना, दादा दादी माँ बाप एक बच्चा, फिर वो केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन से बदतमीजी करते हैं। हमारे यहाँ करके दिखा दो सब बदतमीजी, चिताई। भाई आज भी ना मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं घर जाऊँ मेरी मम्मी को ये कॉन्फिडेंस है पता नहीं मेरे पे है या अपने आप पे है, मुझे थप्पड़ मार सकती है आज भी मेरी माँ। हाँ, बेटा तो बेटा है देखो भाई। और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं माँ पे क्या रिएक्ट कर दूं। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना कि रिएक्ट कर दिया और मार कैसे दिया ये वो। मुझे लगता है शुक्र है एक ही मारा, एक में छोड़ दिया, नहीं तो इसका तो हक है, ये तो मार सकती है मुझे। गन्ने से पिटाई हुई है कभी? गन्ने से तो नहीं, बहुत और दूसरे और तरीकों से हुई मेरा टॉर्चर हुए हैं बहुत सारे। अच्छा। एक बार दादाजी ने मेरा ऐसे ना पैर पकड़ के उसे मुझे घर से लेके घेर होता ना ट्यूबवेल, वहां तक घसीटते ले गए थे। अच्छा। और सिर्फ क्या था पता नहीं, शायद मेरे दादा फेमिनिस्ट थे या हम गरीब थे पता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में एक ही टॉयलेट था। तो ये था कि मर्द जाएंगे खेत में, यहाँ औरतें जाएंगी सिर्फ। तो मैंने कहा मैं तो बच्चा हूँ, मेरी तो माफ है, तो मैं चला गया, उनको पता चला। अब पता नहीं शायद उन्होंने मुझे इसलिए पीटा हो क्योंकि वो नहीं जा पा रहे थे उस टॉयलेट में कि मैं भी तो घर का मर्द हूं, जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इस साले छुटंकी ने कैसे कर लिया। तो उन्होंने पैर पकड़ के सड़क पे घसीटता हुआ लेके गए मुझे। तो गन्ने से पिटाई, हाँ एक बार मुझे ताऊ ने पीटा था, खेत में एक बोरा था, तो मैं पहुंचा, ताऊ मेरा खुन्नस में रहता था, पता नहीं किस बात। हाँ, तो ताऊ ने मेरे यहाँ गन्ने मारे थे, बहुत जबरदस्त निशान पड़ गया। एक बार मैं सुबह सुबह आ रहा था 4 बजे कहीं से रेस वेस लगा के, ताऊ ने डंडे रख के डंडे मारे मुझे। एक दिन तो ऐसे उठा के सड़क पे पटक दिया था। हाँ मतलब वो चल रहा था वहां तो WWE वो उन्हें ये भी नहीं लग रहा इसका हाथ पैर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, खेलना है बस। फिर वो ऐसे करते थे, रुई लेके ना उस पर तेल लगा के नमक लगा के फिर बांधते थे वो। हाँ ये बहुत हुआ है, पिटाई बहुत होती थी उस टाइम। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ हाथ भी नहीं लगा सकते भाई, हाथ नहीं लगा सकते। मैं जब पापा जी मुझे स्कूल में लेके गए थे ना एडमिशन कराने, मास्टर को कह रहे हमें इसकी हड्डी दे देना। बाप रे, कह रहे हाँ, ये बोलते थे भाई उस टाइम। मतलब मास्टरों को इतनी छूट थी ना, सरकारी स्कूल थे, अब वो भी घरों से दूर पड़े, वो भी खुंदक में रहते थे, आजा अपने वाले को तुम्हें पीट नहीं पा रहा। भाई मास्टर हक से पीटते थे। और जो भी उन मास्टरों के पिटे हुए ना, मेरे गांव की अगर मैं बात करूं, सारे सरकारी नौकरियों पे हैं, मैं पिटा नहीं उन पे इसीलिए मैं आज भी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई मेरी। तो ये पीटते थे कि मास्टर को बोलते थे हमें इसकी हड्डी दे देना बस, और मास्टर कहता था चिंता ना करो, बहुत दबा के। मतलब एक मास्टर ही तो ऐसे थे हमारे गांव में, सतपाल मास्टर, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वो चारपाई पे बैठे हैं, चारों तरफ बच्चे बैठे हैं, तो गांव से उनका खाना आता था, देसी घी आ रहा, छाछ दूध उनसे आ रहा, उन्हीं का घी खा रहे, उन्हीं का दूध दही छाछ पी रहे, और उन्हीं के बच्चों को ऐसे सर पकड़ के ना बाही में मारे खाट में, ऐसा मोटा गुल्ला, फिर वही वाला घी लगा रहे उसके बाद कह रहे ले बेटा। पीटते सतपाल मास्टर जी। मतलब मास्टर जी अगर कहीं से निकल गए, पता चल जाए बच्चे खेल रहे, मास्टर जी आगे, जो पढ़ भी नहीं रहा उस स्कूल में वो भी डर रहा है सतपाल मास्टर जी से। ये खौफ था। और मतलब खौफ ऐसा था, वो गणित के टीचर बहुत अच्छे थे, वो पीटते थे, बोलते थे जब बेटा डंडा लेके आए, पतला लाया तो दोबारा पीटूंगा, डंडी भी उसी से मंगा रहे। चिताई हो रही है, वो अपने लिए खुद ही ला रहा है। भाई अब सोचो बच्चे का क्या ट्रॉमा रहा होगा हमारे टाइम पे, कि घर में भी वो बेदर्दी से पीट रहे हैं, उधर मास्टर पीट रहा है, हमारा तो कोई भी नहीं था। आजकल तो आप टीचरों की भी शिकायत कर सकते हो, माँ बाप की भी कर सकते हो कि अच्छी पेरेंटिंग नहीं। पेरेंटिंग नाम का शब्द ही नहीं था भाई वहां तो खुराक आ जा तू भी मैं बताया ना, गलती एक करता था पूरा सब पिटते थे जितने भी। और हमारे यहाँ तो आजकल तो माँ बाप नहीं मार सकते, स्कूल टीचर नहीं, मेरे यहाँ तो पड़ोसियों को अथॉरिटी दी हुई थी, जहां मिले ठोक देना। सूटेड साइड के ऑर्डर थे मेरे, और मारते थे भाई पड़ोसी मर रहे। एक दिन मैं कहीं क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे मेरे पड़ोसी ने आके पीट दिया। तो बोले यार तेरे तो पापा कोई और है ना? मैं कहा हाँ। तो ये क्यों पीट रहा है तुझे? ये कौन है? तेरे 2 पापा है कि? मैंने कहा 2 पापा नहीं, इनको छूट दी हुई है बस। फ्री हैंड है बस, फ्री हैंड है। हकीकत था, गांव में भी इतना था कि कोई मोहल्ले का भी ताऊ चाचा निकल जाए ना, तो आदमी खड़े बात कर रहे तो चुप हो जाते, राम राम जी। तो वो शर्म लिहाज थी। आजकल तो थोड़ा यो पॉप आ गया। हाँ तो ठीक है, जो भी है, अब सबकी जनरेशन का अलग है, हर आदमी अपनी जनरेशन को महान बताता ही है। हमारे वाले भी कहते हैं ना मेरे पिताजी की, मैं तो नहर पार करके जाया करता था। मैंने कहा पिताजी इस नहर में तो कई साल से पानी नहीं है, और जब पुल बना हुआ पार करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा पापा जी मुझे साइकिल चाहिए। कहते हैं अच्छा
तुझे पता है मैं बिना साइकिल के जाया करता था। मैंने कहा इसीलिए तो 10वीं तक पढ़ पाए बस आप। और मैं तो ग्रेजुएशन में आके साइकिल, ग्रेजुएशन में दिलाई उन्होंने फर्स्ट ईयर में साइकिल, वो भी सेकंड हैंड। अच्छा जी। मैं क्या करूँ इसका। हाँ। मैं कहा 12वीं तक थे साइकिल का रोल, अब लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, कहते रहने दे पढ़ाई छोड़ दे। कह रहे हाँ भला पढ़ाना तुझे, मतलब बाइक दिलाने के लिए कह रहे पढ़ाई छोड़ दे। तो ऐसे थे वो, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं भाई। वो मैंने बताया ना, वो चाहते थे कि मैं मिस्त्री बन जाऊं हाथ का। मैं ऐसे हाथ पहुंचू कपड़े से, ट्रक बनाया, आज मेरे लौंडे ने ट्रक ठीक कराया। अब जाट आदमी यार, किसान आदमी बेचारे, वो उनको उतना नहीं पता, थोड़ा सा सीधे लोग हैं यार। अब जैसे अभी आपने बहुत सही बात करी पिताजी को लेके, तो एक मेरा सवाल ना अचानक से दिमाग में दौड़ा कि ना, जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो आप अपने जैसे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे, तो लोगों को तो बहुत दिक्कत होती होगी कि भाई ये क्या बोल रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। हाँ यार, आजकल ये बड़ी समस्या है कि आप पॉलिटिक्स पे जोक नहीं कर सकते, आप पति पत्नी पे जोक नहीं कर सकते। अच्छा, इन सब से मैंने सोचा चलो ये नहीं करता, मैं पापा पे कर लेता हूँ। तो लोग वहां भी कह रहे अबे साले तुझे तमीज नहीं है कि पापा पे, अबे मेरा पापा है यार, तो मैं अपने पापा पे नहीं बोल सकता। तो ये बड़ी दिक्कत आ गई कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं। पहले कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस कहा करते थे, आजकल कॉमेडी इज रिस्की बिजनेस। अच्छा कमेंट कर रहे ठीक है, लोग FIR भी कर देते हैं। अब सोचो, मेरे पापा तो मुझे पहले ही बोलते थे कि तू देख लेना जैसे तेरे लक्षण है तो जेल ही जाएगा। अब कॉमेडी करके जेल जाऊं कितना बुरा लगता है, मतलब कौन डरेगा मेरे से वहां जेल में, और पीटेंगे और अलग से जो कैदी हैं, क्या करके आया तू कॉमेडी। ये कौन सा नया क्राइम आया क्या। इसे देख मर्डर करे हुए 6 हैं, इसने लूट करी हुई है, डकैती मारी थी इन्होंने, कॉमेडी कौन सा धंधा, इसमें पैसे ठीक है क्या, हमें भी बताओ, अगली बार कॉमेडी साथ करेंगे इकट्ठे। तो ये है यार, तो डर तो है, रिस्क है, बहुत रिस्क है। मैंने कुछ मान लिया नॉर्मल, अगर मैं पॉलिटिकल जोक भी कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, मान लिया एक सटायर है कि दिल्ली में कोई कोचिंग सेंटर था, उसमें बारिश का सीजन था, बारिश की वजह से उस कोचिंग सेंटर बेसमेंट में था, वो पानी भरा, करंट लगने से 3 छात्रों की मौत होगी। अब एक सच्ची न्यूज है, सच्ची घटना है, वो बहुत खराब बात है कि किसी का भी मरना बेवजह कारण से, वो गलत बात है। ठीक है। इस पे मैंने सटायर लिखा कि दिल्ली के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों को करंट लगा और उनकी मौत होगी। इससे एक बात तो साबित है कि शिक्षा के स्तर को आप जितना नीचे ले जाएंगे परिणाम उतने बुरे होंगे। अब इस पे भी लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे लिख दिया तुमने। यार एक सोशल सटायर भी ना करूं क्या मैं, या मैं कुछ किसी विषय पे बोल दूं, महंगाई पे ऐसा वैसा, अपनी पत्नी पे बोल रहा है महिलाओं की इज्जत नहीं करता, बच्चों पे, भाई मैं किस पे बोलूं बता, तेरी पत्नी पे बोलूं, तू लड़ने आ जाएगा मुझसे, और तू खुद नहीं बोल पा रहा अपनी पत्नी के सामने, इसीलिए तू यहाँ आके कमेंट कर रहा है। तो लोग क्या फ्रस्ट्रेटेड है आजकल ना, इम्पेशेंट है, 30-30 सेकंड की रील देख के ना, और गाली देना आसान हो गया। मैं किसी को भी गाली दे सकता हूँ आज की डेट में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दो, है ना, आसान है ना, एक कमेंट ही तो करना है। वो चीजें लोग रियलिटी में नहीं जाना चाहते, उन्होंने किताबें छोड़ दी। अदरवाइज जो हरिशंकर परसाई जी लिख के चले गए उस दौर में, शरद जोशी साहब लिख के चले गए, अगर मैं आज लिख दूं तो मुझे फांसी हो जाएगी या मेरी हत्या हो जाएगी। ये सच बात जी, वो जो उस टाइम लिख के चले गए, आज नहीं लिख सकते आप, नहीं लिख सकते। तो इतना इंटॉलरेंस, लोगों में पेशेंस नहीं रहा, ना समझना। और अगर आप व्यंग नहीं समझ रहे, व्यंग समझने के लिए ना आपको पढ़ा लिखा होना, आपका IQ होना बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा IQ बहुत है, ऐसे बहुत लोग हैं जहां मैं जाता हूँ जो कहते हैं आप सुनाइए सटायर। अभी जैसे मैं बताऊं, शेखर सुमन साहब है, मैंने उनके लिए कुछ लिखा, मैं उनको कुछ सुना रहा हूँ, मेरा पंच पूरा नहीं हुआ, ऐसे पकड़ लेते हैं वो, अरे यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जैसा मैं बताऊं, मैंने लिखा था कि कोई भी जो नेता होता है ना, राजनीति में विचारधारा को लेके आता है जी, कुछ दिनों बाद अपनी विचारधारा वो बदल लेता है, अपनी विचार को खूंटी पे टांग के वो अपनी धारा बदल लेता है, यानी पार्टी चेंज कर लेता है। और कुछ लोग अपने विचार इसलिए भी बदल लेते हैं ताकि उन पे धारा ना लगे। विचारधारा से विकारधारा तक की यात्रा को ही राजनीति कहते हैं। अब उसमें भी लोग आप ऐसे ये वो बड़े ऑब्जेक्शन करते हैं लोग। मैं खुद पे कमेंट करूं, अब मान लिया मैं जाट हूं भाई, तो मुझे, मैं अथॉरिटी हूं कि मैं जाट पे बोल सकूं, जाट कल्चर पे बोल सकूं, और मैं अच्छा बोल रहा हूं, मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी भी कम्युनिटी के बारे में बुरा नहीं बोलता। वहां भी ज्यादातर तो पॉजिटिव करते लोग, एक आध आ जाता अब तेरी हिम्मत कैसी हुई जाटो कैसे बोलने की। भाई तो मैं किसको बोलूं, मैं बताओ, आप मुझे बता दो, आप विषय दे दो चुन के। तो कॉमेडी तो सबसे टफ है आज की डेट में। आपको जो सब्जेक्ट चुनने हैं, आपको गाली भी नहीं देनी, आपको अच्छी बात है,
हाँ, कभी बैकलैश हुआ है आपको ऐसे? बैकलैश तो बहुत हुआ शुरू में, जब मैं पॉलिटिकल करता था तो मतलब मुझे मारने तक की धमकी लोगों ने दी। क्या बात कर रहे हो? भगवान कसम, बिना वजह दी मारने तक की धमकी। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अगर मान लिया मैंने ये कह दिया कि बाबा रामदेव पे कोई व्यंग कर दिया, या सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और वो बहुत नॉर्मल व्यंग है, वो किसी व्यक्तिगत पे नहीं हो रहा, वो एक जो घटना हुई है, मतलब व्यंग क्या है, क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया है कि यार एक चीज हुई और आपने उस पर बोल दिया, तो उस पे भी लोग आ जाते हैं, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मामला थोड़ा वैसा चल रहा है कि सोशल मीडिया जब तक हम काट के इसको आधा ना कर दें, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन आगे बहुत उसमें सबके पास डेटा फ्री का है ना, 200-300 रुपए में काम चल रहा है, तो उनको लगता है हमें बहुत कुछ पता है। चलो भैया, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। अरे भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, आपके किस्से सुन के, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुन के। आई होप हमारे लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी चीजें। आना तो चाहिए भाई, और इनके साथ साथ शिवम के पॉडकास्ट के साथ साथ मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो और अच्छी कॉमेडी देखो, और मेरे जो 40,000 सब्सक्राइब फॉलोवर हैं वहाँ उनको बढ़ाओ, है ना जी, रील काटो, तो अच्छी कॉमेडी देखिए आप। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको हमारी कॉन्वर्जेशन, हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक यू।